हेलो फ्रेंड्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर नंबर 9 में आपका स्वागत है। और ये लेक्चर का सेकेंड सीरीज है। पहले सीरीज में हमने 8 लेक्चर बनाया था जिसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग और यूनिक्स कमांड की बात की थी। अब इस लेक्चर सीरीज में हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल प्रोग्रामिंग की। सेल प्रोग्रामिंग है क्या और सेल प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ये सब बेसिक बातें हम आशा रखते हैं कि आपको समझ में आई होगी। फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे ताकि आप सेल प्रोग्रामिंग से जो मन में भय है या डर है उसे दूर करना है। आप बेसिकली ये समझें कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और इस कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ये है हमारा हार्डवेयर। अब इस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी दो पार्ट हैं। एक को हम बोलते हैं कर्नेल, जो इनर पार्ट होता है, जो हार्डवेयर के टच में होता है, और यहाँ पे है सेल। अब देखिए, जब कोई भी यूजर कंप्यूटर पर काम करता है तो हम जानते हैं कि यूजर का अपना प्रोग्राम है। और यूजर जो प्रोग्राम करता है उनका अपना प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म है। इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम लिखे जाते हैं और इस प्रोग्राम को फिर कंपाइलर से, इंटरप्रेटर से फाइनली हम ट्रांसफ़र तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ही करते हैं। तो स्वाभाविक है, जब इस प्रोग्राम को ही हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, और इस हाई लेवल लैंग्वेज में सी भी होगा, C++ भी होगा, जावा भी होगा, पाइथन भी होगा, ये सारे प्रोग्राम हैं। तो ये सारे प्रोग्राम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर प्रोग्रामिंग किए जाते हैं और फाइनली वो पहुंचते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसको हार्डवेयर पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। इतना बात तो स्पष्ट रूप से आप जानते हैं। अब देखिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये सेल प्रोग्राम कहाँ है। तो सेल प्रोग्राम में हम यहाँ इसी प्लेटफॉर्म पर प्रोग्राम करने की बात कर रहे हैं। हमें एक्सटर्नल किसी भी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, ना प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ना कंपाइलर की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम हाई लेवल में प्रोग्राम बना ही नहीं रहे हैं तो कंपाइलर, इंटरप्रेटर की क्या आवश्यकता होगी। सीधी सी बात है कि हम सेल के प्रोग्राम के पास सीधे हम लिख रहे हैं, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डायरेक्ट कमांड के तौर पर दे रहे हैं अपना प्रोग्राम। तो एक्चुअली में सेल प्रोग्राम की जब आप बात करेंगे तो इस प्रोग्राम में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इट इज ए सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड्स। अब कमांड्स बोले, आप स्टेटमेंट बोले, और इस कमांड या ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करेंगे तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाए ताकि हम आसानी से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। अब इसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में जानना ज़रूरी है ताकि हम आसानी से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकें। और अब अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ज़रा सा देखिए हम क्या करेंगे। एक प्रोग्राम में होता क्या है, तो प्रोग्राम जब भी आप लिखते हैं तो पहले आप इनपुट की बात करते हैं, कुछ वैल्यू इनपुट करेंगे, इसके बाद दूसरे स्टेटमेंट उसको प्रोसेस करेंगे, इसके बाद इसको आप प्रिंट करेंगे और देन हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
यही 4 स्टेप हैं। देखिए, जो ही आप हाई लेवल प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके पास बेटर इंटरफेस अवेलेबल हो जाते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे कि हम प्रोग्राम हाई लेवल में क्यों बनाते हैं। तो एक अननोन पर्सन या एक ऐसा पर्सन जो हार्डवेयर का ज़्यादा डिटेल नहीं समझता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड को, सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड को याद रखना उतना आसान नहीं है। आज के बच्चे तो बिल्कुल भी याद नहीं रखते हैं, क्योंकि वे विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम ही करना शुरू किया है। लेकिन पहले लोग डॉस मोड में काम करते थे, तो उनके पास कोई इंटरफेस जीयूआई तो था नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस था, तो वो कमांड को अच्छी तरह से पहचानते हैं और कमांड को इंटर करने, कमांड के सिंटेक्स, कमांड देने का तरीका उनको अच्छी तरह से पता है, तो वो उनके लिए काम करना आसान है। लेकिन अब न्यू जनरेशन को अगर हम इस प्लेटफॉर्म पर ले जाएं तो उनको थोड़ा इजी नहीं लगता, मुश्किल लगता है। और यही रीज़न है कि ज़्यादातर बच्चे सेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम की बात अगर की जाती है तो वो उससे भागते हैं, बोलते हैं कि ये तो बड़ा कठिन काम है, ये थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन देखिए, मुश्किल वो नहीं है, यहाँ पर आपको सुविधा मिल रही है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। क्या कॉम्प्लेक्सिटी, अभी हम कंपेयर करके दिखाएंगे ताकि आप आसानी से समझ सकें कि हमें अगर कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो उसका कुछ कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है। अब यहाँ पर इनपुट वैल्यू आप डायरेक्ट दे दें, प्रोसेस भी डायरेक्ट करेंगे, प्रिंट भी डायरेक्ट करेंगे, मतलब इनपुट आउटपुट और प्रोसेस का सारा जिम्मा आपके पास जो कमांड अवेलेबल है उन्हीं के थ्रू करना है। आपको किसी एक्सटर्नल फाइल की ज़रूरत नहीं है, एक्सटर्नल फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर फंक्शन की यहाँ ज़रूरत है तो आप खुद से फंक्शन बनाइए। यहाँ पर कोई एडिशनल सपोर्ट में प्री प्रोसेसर टाइप का कोई चीज़ नहीं है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगा दिया, हिडन फाइल लगा दिया, उस हिडन फाइल को ऐड करना जरूरी है। जैसे सी में हम लोग करते हैं इंक्लूड stdio.h, conio.h, तरह तरह के फंक्शन है, CLR, SCR, getch, ये तो बहुत कॉमन फंक्शन है जिसका इस्तेमाल तो करते हैं, हर प्रोग्राम में करते हैं। यहाँ पर वो ना फंक्शन अवेलेबल है ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव अवेलेबल है। इसका मतलब उनके झंझट से तो आप बच जाएंगे। लेकिन स्वाभाविक है कि कुछ आप प्रोग्राम लिखने में भले कमी करें, लेकिन प्रोग्राम में सुविधा है तभी तो हाई लेवल लैंग्वेज में हम काम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डिटेल कमांड की लिस्ट से हमको मतलब नहीं है। जब हाई लेवल प्रोग्राम में हम काम करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के सेल कमांड की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे हाई लेवल में कमांड लिखते हैं। फाइनल कंपाइलर इंटरप्रेटर की जिम्मेदारी है कि उनको सेल के पास कैसे पहुंचाएंगे और सेल का एग्जीक्यूशन कैसे होगा। प्रोग्राम रन तो फाइनली सेल के द्वारा ही किया जाएगा। ये बात अब समझ में आ गई। अब जरा सा एक छोटा सा प्रोग्राम हम लेते हैं ताकि हम क्लियर कट समझ सकें कि प्रोग्रामिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या है। ये तो हो प्रोग्रामिंग, अब दूसरी बात हम करेंगे कि हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है। देखिए, प्रोग्राम हमको दिया गया है क्वेश्चन में, अब पूरी तरह से हमने नहीं लिखा है प्रोग्राम ताकि यहाँ पर जगह का भी लिमिटेशन है और हम ज़्यादा से कम शब्द में आपको बता देना चाहते हैं। आप चाहें तो इसको और डिटेल में लिख लेंगे। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ए नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। अब देखिए, प्रॉब्लम है एक, हमारे पास कोई नंबर होगा, मान लेते हैं ये नंबर है 10। हमें ये बताना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये पहली बात हो गई। अब ये हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन जब प्रोग्रामिंग की बात होगी तो प्रॉब्लम हमारा ये भी होगा कि इस 10 को हम कंप्यूटर को देंगे कैसे। अब इस 10 नंबर को अगर कंप्यूटर को देना है तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो हम इसको असाइन कर दें किसी वेरिएबल में, जैसे लिखते हैं x=10। ये तो अभी तक के प्रोग्रामिंग में आपने सीखा है कि कोई वेरिएबल बना के उसमें 10 को असाइन कर दीजिए, या फिर कीबोर्ड के थ्रू इनपुट ले लें।
हम सीधे बोलेंगे कि n के जगह पर कीबोर्ड से इनपुट करके आप वैल्यू बताएं। अब यहाँ पर यूजर एंट्री करेगा 10। तो या तो हम असाइनमेंट के थ्रू नंबर को दे सकते हैं प्रोग्राम को, या फिर हम ड्यूरिंग रन टाइम यूजर से डिमांड करते हैं नंबर का। तो इनपुट देने के क्या तरीके होंगे उनको भी समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं। अब इसके बाद और भी बातें हैं कि ये तो हुआ इनपुट कैसे देंगे आप, उसके बाद प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या होगा, प्रोग्राम का स्टेटमेंट क्या होगा, प्रोग्राम का प्रॉब्लम क्या है, ताकि हम आसानी से प्रोग्राम को बना सकें। तब इस बात को आप ऐसे समझिए, अभी तक हमने कंप्यूटर पर कोई काम नहीं किया है। अब जरा सा सोचिए कि हमने एक नंबर ले लिया 10। अब ये नंबर पॉजिटिव है निगेटिव है, हम कैसे पहले पता करेंगे? कंप्यूटर तो बाद में करेगा, प्रोग्राम बनाएंगे तब करेगा, लेकिन एक प्रोग्रामर के पास ये इसे फाइंड करने की लॉजिक उसके पास खुद होनी चाहिए। तो इस काम को आप कैसे करेंगे जरा सा देखिए कि मान लेते हैं नंबर है n, तो इस नंबर को अगर पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमारे पास कंडीशन हो जाएगा कि ये नंबर अगर 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव नंबर है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, हो सकता है ये नंबर 0 से छोटा हो। अभी तो हमने दे दिया, ये तो कंफर्म है कि पॉजिटिव है, लेकिन अगर यूजर से हम डिमांड करें तो यूजर कोई ज़रूरी तो नहीं है कि 10 देगा, कोई भी नंबर दे सकता है, हम डिमांड कर सकते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान। तो हमें ये भी पता करना होगा कि अगर पॉजिटिव नहीं है तो नंबर निगेटिव है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। दूसरी बार हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे n 0 से निगेटिव है, अगर कंपेयर किए हम, अगर ट्रू है तो ये नंबर निगेटिव है। तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर n 0 है, ना इसमें है ना इसे, मान लेते हैं यूजर ने 0 एंट्री कर दिया, तो अगर 0 एंट्री किया तो ये कंडीशन क्या होगा, 0 इज लेस देन 0, ये तो ट्रू नहीं है, ना ये पॉजिटिव है ना निगेटिव है। इसका मतलब है कि एक तीसरा कंडीशन भी हमारे प्रोग्राम में आ सकता है जब यूजर एंट्री कर दे 0। तो 0 एंट्री करेगा तो हम क्या करेंगे, तो हमें बताना पड़ेगा कि नंबर इज 0। इसको ना हम पॉजिटिव बता सकते हैं ना निगेटिव बता सकते हैं। अभी तक हमने प्रोग्रामिंग की कोई बात की है नहीं की है, प्रोग्रामिंग का कोई कॉन्सेप्ट भी अभी डिस्कस नहीं किया। प्रोग्राम किस लैंग्वेज में लिखेंगे, सेल प्रोग्राम होगा, सी प्रोग्राम होगा, जावा प्रोग्राम होगा, C++ होगा, पाइथन की प्रोग्रामिंग होगी, हमें नहीं पता। लेकिन यदि हमको किसी नंबर को पॉजिटिव या निगेटिव पता करना है तो ये कंडीशन होंगे उनकी टेस्टिंग की कंडीशन के लिए ही हम प्रोग्राम लिखते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे आप। तो कोई भी कंडीशन जो आपके प्रोग्राम में दिया गया है कि इस प्रोग्राम को आप लिखें, तो उसके कंडीशन को पहले फाइंड करें कि वो कंडीशन क्या है और क्या उस कंडीशन को हम प्रोग्राम से पहले रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी रेक्टेंगुलर शेप है, उसका एरिया निकालना है, सर्किल है, ट्रायंगल है, एरिया क्या हम निकाल सकते हैं? निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हमें पहले ध्यान में रखना होगा। और यहीं से कहानी शुरू थी एल्गोरिदम की। तो एल्गोरिदम पर अभी यहाँ कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये काम तो हमें करने होंगे, हम किसी भी लैंग्वेज में काम करें, हमें नहीं मतलब है कि इसके लिए हम सेल प्रोग्राम लिख रहे हैं या सी का प्रोग्राम लिख रहे हैं, लेकिन ये काम तो हमें करने होंगे। कई बार तो इस काम के लिए हम फंक्शन बना लेते हैं। अब जरा देखें कि इस प्रोग्राम को अगर हमें बनाने हैं तो हमें क्या करना होगा। अब कंडीशन हमारा वही है, हमारे पास सेल प्रोग्राम की बात हो रही है। तो सेल प्रोग्राम में जब भी आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं टर्मिनल पर जाना होगा, और ये टर्मिनल पर जब आप जाएंगे तो जनरली देखेंगे कि इस तरह का /win/sh सी का सेल हो सकता है, बैश का सेल हो सकता है, कॉर्न सेल हो सकता है। तो कोई भी सेल प्रोग्राम में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई कर्सर मिलेगा, हो सकता है ये डॉलर सिंबल मिले,
ये टर्मिनल है जहाँ पे आप काम करेंगे। हम जानते हैं यूनिक्स मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग सिस्टम है, इसमें बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। आप अपने यूजर से लॉगिन करेंगे और प्रोग्रामिंग के लिए आप टर्मिनल या एडिटर पर जाएंगे, जैसे Gedit है और भी एडिटर हैं। आपके पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसके टर्मिनल पर चले जाएं। टर्मिनल पर जाके आप यहाँ पर प्रोग्रामिंग सीधे सीधे, ये कर्सर पॉइंट है, यहाँ से शुरू कर देंगे। मतलब प्रोग्रामिंग लिखना अब हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट क्या है जरा सा देखें। हमें कीबोर्ड से डेटा लेना। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ये साइन नहीं करेंगे, हम कीबोर्ड से डेटा लेंगे। तो कीबोर्ड से डेटा लेने का सीधा सा स्टेटमेंट है read-p। अब ये तो कर्सर है, इसको हम हटा दें, सीधे प्रोग्राम की बात करें। अब यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं इंटर ए नंबर, और ये नंबर का वेरिएबल n है। इतना काम हम कर सकते हैं। अब इस नंबर को अगर हम देंगे तो ये वेरिएबल में रखा जाएगा, और इसको अगर सेल प्रोग्राम की हम बात करें तो आगे से ये $n के नाम से जाना जाएगा। ये जो वेरिएबल हमने दिया है ये है $n। हमने कीबोर्ड के टर्मिनल से प्रोग्राम लिखना शुरू किया है, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया प्रोग्राम। read-p ये स्टेटमेंट यूजर को दिखाने के लिए है, वेरिएबल हमारा n है, और ये हमारा वैल्यू आ गया सेल के पास। जो भी वेरिएबल में नंबर हम देंगे वो $n के नाम से स्टोर होगा। अब हमें करना क्या है, प्रॉब्लम तो हमें पहले से पता है, हमारे पास तो यही प्रॉब्लम है। नंबर हमारे पास आ चुका है, तो इस नंबर को अगर हमें चेक करना होगा तो कैसे चेक करेंगे। तो अब देखिए क्या करना है कि यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे इफ $n इज इक्वल टू, या पॉजिटिव नंबर पता है कि इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि ये हमारा हाई लेवल की प्रोग्रामिंग है, हमारे पास बहुत सारे सिंबल अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे काम नहीं कर सकते हैं, लिमिटेशन है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, GE, स्मॉल GE होगा। अब यहाँ पर GT होता, सॉरी GT 0। अब ये कंडीशन हो गया हमारे पास। आप यहाँ सेमीकोलन लगाएं या देन यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं, n इज GT मीन्स ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या लिखेंगे, स्वाभाविक है कि हमने इनपुट लिया। तीन ही स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे, तीन कंडीशन। पहले इनपुट लेने का हमारा क्या तरीका है, इनपुट के लिए लाइन लिखा जो यूजर से इनपुट डिमांड करेगा, इंटर नंबर या इंटर वैल्यू। उसके बाद यहाँ आ गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ से हटा सकते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी नंबर आ चुका है, तो उस जो नंबर आया उसको $n से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नंबर आया, अब ईफ कंडीशन के साथ चल रहे हैं, $n इज GT 0 मीन्स ग्रेटर देन 0। आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा। तो हमें लिखना होगा, हमारे पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है इको, और यहां सीधा हम लिख देंगे नंबर इज, अब ग्रेटर देन की बात तो हम लिखेंगे नहीं, पॉजिटिव। डॉट लगा दें, तो नंबर इज हो गया पॉजिटिव। लेकिन एक से हमारा काम होगा क्या, नहीं, अभी तो और भी चेक करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये देखिए बीच में है, मतलब यहां पर ELIF, एल्स इफ इसको पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि सेल प्रोग्रामिंग है, हमारे पास बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट है, तो हमारा स्टेटमेंट है ELIF, एलिफ। ये क्या करेगा, फिर से हमको टेस्ट तो फिर करना है,
तो हम यहाँ पर लिखेंगे $n इज LT मीन्स लेस देन 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं। अब देन क्या करना होगा हमें, फिर से ये प्रिंट स्टेटमेंट है। जैसे हाई लेवल में आप लिखते हैं प्रिंट, प्रिंटफ, प्रिंटलन, यहाँ पर सीधे आपको लिखना है इको। तो यहाँ फिर से हम लिखेंगे इको नंबर इज निगेटिव। क्लियर? इसको बाहर नहीं लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे, ये ध्यान में रखेंगे आप। अब तीसरा कंडीशन है, हमने टेस्ट तो दो ही कंडीशन में किया था, क्योंकि तीसरे में अब कुछ टेस्ट करना है। क्या बड़ा है या छोटा है? अगर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो ऑटोमेटिक है 0। इस कंडीशन को टेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर सीधे हम प्रिंट कर दें एल्स इको नंबर इज जस्ट 0। इस बात को आप समझ गए? अब देखिए इफ स्टेटमेंट जो है उसके लिए इसको भी क्लोज करना होता है। जैसे हम ब्रेसेज को क्लोज करते हैं, यहाँ पर आपको क्लोज करना होगा, जिसके लिए हम लिखते हैं फाई। तो फाई से क्लोज कर देंगे, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम यहाँ से चला, यहाँ तक आकर के क्लोज हो गया। ये हमारा सेल का प्रोग्राम है, जिसमें हमने नंबर को फाइंड किया कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव, निगेटिव और 0। अब देखिए ये काम और हम कर सकते थे। जैसे सी में हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते हैं, तो अगर हम चाहें तो, क्योंकि हमारे पास यहाँ सेल प्रोग्राम में कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, हम कॉल नहीं कर सकते हैं फंक्शन को, फंक्शन है ही नहीं, इनबिल्ट फंक्शन की कोई बात नहीं करते हैं। तो इनबिल्ट फंक्शन नहीं है तो हम चाहें तो खुद से फंक्शन बना सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बना लें। जरा सा देखिए क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेगा। ऐसे ही आपका प्रोग्राम कंप्लीट है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे टर्मिनल से इसको रन कर सकते हैं। प्रोग्राम सेव करेंगे तो मान लेते हैं ये प्रोग्राम टेस्ट के नाम से है, तो आप test.sh के नाम से सेव करेंगे। एक्सटेंशन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सी के प्रोग्राम को .c से सेव करते हैं, जावा को .java से करते हैं, HTML को .html से करते हैं, C+ को .cpp से करते हैं, वैसे ही यहाँ sh सेल प्रोग्राम है इसलिए .sh लगता है। ये ध्यान में रखेंगे आप। इसको सेव कर लें, फिर आप एग्जीक्यूट आसानी से कर सकते हैं। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अब इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा हम चेंज करना चाह रहे हैं, ताकि आप आसानी से समझ लें कि इस प्रोग्राम को अगर थोड़ा और मॉडिफाई किया जाए तो क्या हो सकता है। हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं पॉजिटिव _ निगेटिव। अब जरा सा देख लीजिए इसको। अब इस प्रोग्राम को अगर हम ऐसा करते हैं, ये अंडरस्कोर है, तो इसमें थोड़ा सा और हम चेंज करेंगे। अब ये रीड लाइन का स्टेटमेंट जो है हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको अलग लिखेंगे। जरा देखिएगा क्या होगा, स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। प्रोग्राम हमारा वही है। इसमें हम पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन है, और इस फंक्शन में ही हम यहाँ पर इसको लगा दें। अब इसको अगर हम ऐसा लगाते हैं तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा n को हम डिफाइन करेंगे, और ये डिफिनीशन जो होगा वो $1 के नाम से होगा। n = $1।
अब देखिए यहाँ तो प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया, लेकिन ये प्रोग्राम को हम फंक्शन में डाल दिए। फंक्शन में डाले इसका मतलब फंक्शन के बाहर हमें वैल्यू लेना होगा। अब हमको क्या करना होगा, इस फंक्शन के नीचे हम चले जाएं और यहाँ पर वही रीड स्टेटमेंट, रीड डैश पी इंटर ए वैल्यू या नंबर, जो भी लिखना है आप लिख लें, इसको डॉट कॉलन कर दें और यहाँ पर लिखें n। और इस फंक्शन को नंबर हम सप्लाई करेंगे, क्योंकि फंक्शन तो तभी काम करेगा जब उसको कुछ वैल्यू दिया जाए, पास किया जाए। तो फंक्शन पास करने के लिए यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ देखिए पॉजिटिव अंडरस्कोर निगेटिव, ये दोनों फंक्शन हो गए और यहाँ पर हम पास कर दे रहे हैं $n। अब इससे क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम ये फंक्शन के रूप में काम करेगा। यहाँ तक ये पूरा क्या हो गया, अब फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को का नाम है पॉजिटिव निगेटिव, तो ये हमने बना लिया फंक्शन। इस फंक्शन को वैल्यू सप्लाई करे हैं, किस नाम से, फंक्शन $n। और यहीं पे हमने स्टेटमेंट यूजर को पास किया, क्योंकि कीबोर्ड से हम इनपुट ले रहे हैं रीड डैश पी इंटर ए वैल्यू n, और वो n कहाँ जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव फंक्शन के पास $n के नाम से। ये $n अब इस n में शिफ्ट हो जाएगा। ये वेरिएबल है जो $n यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ $1 लिखते हैं, जबकि यहाँ हम सप्लाई कर रहे हैं $n। तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम बना सकते हैं, सेल प्रोग्राम, जिसमें हम ये फाइंड किया कि पॉजिटिव या निगेटिव कैसे फाइंड करते हैं सेल प्रोग्राम में। अब देखिए सेल प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो हमने किया क्या है, हमें दो बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो एक फंक्शन अगर हमने बनाना चाहा तो बना लिया, नहीं चाहे तो बिना फंक्शन का भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फंक्शन बनना आसान है तो फंक्शन में प्रोग्राम बनाएंगे, ताकि इस फंक्शन को दोबारा कहीं यूज कर सकते हैं। इसी तरह से फंक्शन बनाए जाते हैं यूजर के द्वारा। तो फंक्शन अगर लेना है तो वैल्यू इंटर करा के फंक्शन में हम सेंड कर दिए। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है केवल उनको ध्यान में रखना है, और ये हमें पहले से पता है, ग्रेटर देन लेस देन का हम टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद फाइनल के डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल देंगे कि नंबर इज जस्ट 0, और ये प्रोग्राम आप रन करेंगे, कोई भी वैल्यू दे, देखेंगे कि आपका रिजल्ट सही से आ गया। ये तो हुआ सेल प्रोग्राम। अब आप यदि चाहें, या हम ये देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमको और प्रोग्रामिंग का ब्रॉड कॉन्सेप्ट आ जाए, कि अगर इस प्रोग्राम को अगर हम दूसरे लैंग्वेज में लेके जाएं, और दूसरे में सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है पाइथन, जरा हम देखें कि पाइथन में हम इस प्रोग्राम को कैसे रन करते हैं। अब इसको यहीं पे हम प्रोग्राम लिख देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इस प्रोग्राम को अगर पाइथन में लिखा जाए तो पाइथन में जो भी प्रोग्राम होगा, अगर यही प्रोग्राम पाइथन में होगा तो क्या होगा, test.py। ये एक्सटेंशन है। अब पाइथन में अगर प्रोग्राम हमें लिखना हो तो पाइथन में हैश दे करके हम प्रोग्राम टू फाइंड पॉजिटिव और निगेटिव नंबर। अब देखिए इसी के बगल में हम लिख रहे हैं ताकि हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। यहाँ सीधे वेरिएबल लेंगे नम,
बराबर इनपुट इंट इनपुट, इंट इनपुट इंटर ए वैल्यू डबल कोट ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जो काम हम रीड से कर रहे थे, रीड इंटर ए वैल्यू एन, उसी के बदले पाइथन प्रोग्राम में जब हम जाएंगे तो हम लिखेंगे नम इक्वल टू इंट इनपुट इंटर ए वैल्यू। स्टेटमेंट जगह कम है, आप एक लाइन में लिख लेंगे। अब यहाँ पर सीधे हम नंबर में वैल्यू आ गया है, नम इज ग्रेटर देन 0 इफ, कंडीशन सीधे हमने लगा दिया कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0 प्रिंट ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम लिखेंगे, सबसे पहले नम लिखते हैं, नम इज पॉजिटिव। सिर्फ इतना ही लाइन है, नंबर इज पॉजिटिव। अब यहाँ पर एल्स इफ नंबर इज, अब लेस देन होगा, लेस देन 0, एल्स इफ नम इज लेस देन 0। यहाँ ब्रैकेट की ज़रूरत है भी नहीं, आप इसको लगाएं या नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से प्रिंटफ प्रिंट नम इज नेगेटिव एल्स प्रिंट नम इज जस्ट 0। ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब आप देखें, इन दोनों प्रोग्राम को ज़रा कंपेयर करें तो आज का जो एडवांस प्रोग्रामिंग है, पाइथन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं। बच्चे सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस जावा HTML सब सीखने के बाद पाइथन सीखना चाहते हैं। ये देखिए तो ज़रा इससे बिल्कुल मैच करता है। थोड़ा सा इनपुट का स्टेटमेंट बदल जाता है। यहाँ इनपुट स्टेटमेंट लेने का तरीका रीड डैश पी से था, यहाँ पर नम इक्वल टू इंट इनपुट कीजिए इंटर ए वैल्यू, वो इंटर करेगा, नम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इनपुट के तरीके हमारे बदल गया, इनपुट का तरीका बदल गया। और फिर इफ़ नम इज ग्रेटर देन 0 देन नंबर इज पॉजिटिव, लेस देन 0 नंबर इज नेगेटिव, एल्स प्रिंट नंबर इज जस्ट 0। बच्चे हाई लेवल पर सीखते हैं तो यहाँ पर इको की बात नहीं है, इफ़ एलिफ की बात नहीं है, लेकिन इफ़ एल्स वाला कंडीशन इफ़ एल्स यहाँ भी है, सेल प्रोग्रामिंग में भी है। यहाँ पर इफ़ को क्लोज करने के लिए फाई का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंडीशन उसके बाद आउटपुट ट्रू है तो है, नहीं तो आगे बढ़िए। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग में सुविधा ये होती है कि आप अपने नेचुरल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, कंप्यूटर के इंटरनल डिटेल से कुछ भी मतलब नहीं है, सेल से या ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को कंपाइलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, वो ट्रांसफ़र करके इसी फॉर्म में लाए जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ये तो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को आप प्रोग्राम दे रहे हैं, तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा आपको एडिशनल आइटम लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सिर्फ पाइथन प्रोग्राम की बात की है, आप ज़रा सा सर्च करने की कोशिश करेंगे या लिखेंगे
यही सेम काम के लिए सी में प्रोग्राम लिखेंगे, सी प्लस प्लस में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगी कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, कहाँ पर अंतर हो रही है, और क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मदद मिलती है। नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो तब आप सोल्व कर पाएंगे जब आपके पास लॉजिक होगा प्रोग्राम को कैसे लिखना है। और ये सारे प्रोग्राम सीक्वेंशियल प्रोग्राम है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो ये एक बेसिक कॉम्परेटिव लेक्चर था जिसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अंतर हाई लेवल लैंग्वेज आज के एडवांस अगर पाइथन की बात करें तो वो करीब करीब इससे मिलता जुलता है, अगर आप गौर से देखेंगे तो। हम नहीं कहते कि ये सी से भी मिलेगा, सी की बात जब भी होगी, सी प्लस प्लस की बात होगी, जावा की बात होगी, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोग्राम लिखने के पहले तो हमको हैश इंक्लूड जोड़ना पड़ेगा, हिडन फाइल जोड़ने होते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो मेन फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। मेन फंक्शन के बाद वेरिएबल के डिक्लेरेशन की बात है, उसमें स्कैनफ की बात हो, सीन की बात हो, तो वो तो हम कर सकते हैं, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन उसके बाद प्रोसेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है यहाँ भी। वहाँ पर प्रिंटफ की बात होगी, यहाँ पर सीधे